हेडिंग डालो बेटा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कौन बताएगा? 5-10 हो चुके हैं भाई, थोड़ा जल्दी आया करो। हाँ जी बेटा, हेडिंग डालो सबसे पहले इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी। व्हाट डू मीन बाय स्टेट? स्टेट क्या होती है? स्टेट आप पढ़ते हैं शेप, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन, पोजीशन, इसको बोलते हैं स्टेट। इसका मतलब आप इसको इन जनरल अगर बोलना चाहो तो आप ये बोलेंगे कि कोई भी बॉडी अपनी स्टेट को चेंज करना नहीं चाहती। मीनिंग उस स्टेट में क्या क्या आ गया? वो अपनी पोजीशन चेंज करना नहीं चाहती, वो अपनी शेप चेंज करना नहीं चाहती, है ना? तो कॉन्फ़िगरेशन नहीं चेंज हो सकती बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के। कौन बताता है? इनर्शिया नहीं, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। लेकिन अभी इनर्शिया क्या पढ़ रहे हैं? इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी जिसकी वजह से वो रेजिस्ट करेगी। देखो मैंने आपको जो बच्चे मेरे से 12th का कंटेंट भी पढ़े हैं, मैंने एक चीज बोली है, कोई भी सिस्टम किस में रहना चाहता है? इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम का मतलब हमारी फिजिक्स में क्या होता है? अभी लिखना मत, देखो मैं बार बार इस वर्ड के ऊपर फोकस करूंगा। इक्विलिब्रियम का मतलब, अभी तक मैंने इक्विलिब्रियम का मतलब बताया जहां पे फोर्स क्या हो, और जहां फोर्स जीरो होती है वहां पे एनर्जी क्या होती है? मिनिमम होती है। मिनिमम एनर्जी स्टेट को क्या बोला जाता है? इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम का मतलब सीधा सीधा आप बोल सकते हो स्टेबल। इसका मतलब फिजिक्स में स्टेबल कौन होता है? जिसके पास 1 करोड़ रुपए होते हैं? नो, जिसके पास एनर्जी बिल्कुल मिनिमम होती है। तो मिनिमम एनर्जी वाला स्टेबल है। स्टेबल कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम में है, और इक्विलिब्रियम का मतलब मैथमेटिकली क्या होता है? फोर्स जीरो होना। अभी मैंने बोला कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? लॉ के बारे में एक साइकोलॉजी सुनिए, एक जो फिलॉसफी है। कोई भी लॉ होता है आप उसकी स्टेटमेंट चेंज नहीं कर सकते। कोई भी लॉ, हम क्या करते हैं? हम किसी भी लॉ को अपनी लैंग्वेज में इंटरप्रेट करके उसको बताते हैं। हम कुछ भी लिख देते हैं, मीनिंग वही निकलता है लेकिन स्टेटमेंट चेंज कर देते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप कोई सॉन्ग लिखते हैं और कोई दूसरा आपके सॉन्ग को अपनी लैंग्वेज में लिख के दे दे तो वो कॉपीराइट लग जाता है। तो लॉ में ये ऑर्गेनाइजेशन कहती है लॉ की स्टेटमेंट चेंज नहीं होती है, एज इट इज जैसे न्यूटन ने दी थी वैसी ही होनी चाहिए। बट हम इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, समझा रहे हैं, इसलिए सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो इनर्शिया क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी। इसकी ना 2 डेफिनेशन होती है, ध्यान से सुना, भी लिखना मत। प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, और इस साइड लिखना इसको इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी। इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी। मान लीजिए बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करना चाह रही है, और आप कह रहे हो कि जब तक बाहर से फोर्स नहीं लगाओगे वो बॉडी अपनी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज नहीं करेगी। तो बिना फोर्स के उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो सकती, तो उसकी इनएबिलिटी भी तो हुई ना, कि वो मूव नहीं कर सकती। अगर वो मूव करना चाह रही है तो उसको क्या चाहिएगा? फोर्स चाहिएगा। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच क्या करेगी ये? इट रेजिस्ट, रेजिस्ट करती है मतलब रोकती है। टू रेजिस्ट एनी काइंड ऑफ चेंज, एनी काइंड ऑफ change in its state, or you can say configuration। स्टेट में क्या क्या आता है? मैंने आपको, शेप आती है, साइज आता है, पोजीशन आती है, ये सब चीजें स्टेट में आती हैं। और इन जनरल बोले स्टेट और कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है बात? तो आप इन जनरल ऐसा ना बोले कि अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकती, आप इसको स्टेट बोलिए। स्टेट में सब कुछ आता है। अब सोचो, अगर आप किसी बॉडी को डिफॉर्म करना चाहते हो, लाइक मान लीजिए इसको तोड़ना चाह रहे हो, अपने आप टूट जाएगा ये? नहीं। क्यों? जिस स्टेट में ये नेचुरली है, अभी स्टेट में है ये, इसकी शेप ये है, अगर ये चेंज होना चाहे तो इसको क्या चाहिए? फोर्स चाहिए। इसको टूटने के लिए भी फोर्स चाहिए, मुड़ने के लिए भी फोर्स चाहिए, अपने आप नहीं मुड़ सकता। तो ये एक दूसरी तरफ ये इनएबिलिटी भी तो हो गई ना बॉडी की, मतलब बेबस हो गया वो, यार वो मूव नहीं कर सकता। तो ये इनएबिलिटी, बहुत सारी किताबें ऐसा भी लिखती हैं, इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी। तो ये कहीं ना कहीं, जैसे मान लीजिए नीट के एग्जाम में कोई स्टेटमेंट आ रही है, तो उसमें स्टेटमेंट में ऐसे ऐसे वर्ड्स का ध्यान रखना। सो इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज अ इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट बाय इट्स ओन। लिख लीजिए।
इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट बाय सॉन। ये क्लियर? आवाज नहीं आनी चाहिए भाई। हर नया चैप्टर नई शुरुआत होती है, ध्यान रखना। और ये मौका एक दिन खत्म भी होगा, जब चैप्टर खत्म हो जाएंगे और फिर तुम एक ही सेंटेंस बोलोगे, काश मैं पढ़ लेता। ठीक है, अच्छा बताइए, सबसे पहले इनर्शिया के बारे में बात करते हैं। इनर्शिया कितने तरीके का होता है? कितने तरीके का होता है? 3। यहां पढ़ेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन। देखो आज तक है ना आपने ये चीजें पढ़ी हैं, इनके एग्जाम्पल भी आपने सुने हैं, लेकिन आपने इनको ना ढंग से फील नहीं किया, जो मैं मानता हूं। ऐसा भी नहीं है कि किसी ने फील नहीं किया होगा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बिल्कुल उसको इन डेप्थ जाके उसको स्टडी करते हैं, सोचते हैं क्या कह रहा है। कई बार ऐसा होता है टीचर ने जो बोला बच्चा उसको याद करने की कोशिश करता है, उसको ना प्रोसेस नहीं करता है। तो आज इसको ना प्रोसेस कीजिए दिमाग में। मैंने ये वर्डिंग जो बोली है ना, आप इसको ध्यान में रखना। मैं हर बॉडी को उसकी स्टेट से चेंज करना चाहूंगा, इसका मतलब मैं उसको कहां से हटाना चाह रहा हूं? क्या कोई बॉडी हटना चाहेगी? नहीं हटना चाहेगी। नहीं हटना चाहेगी तो क्या करेगी? रेजिस्ट। और किसकी वजह से करेगी? इनर्शिया की वजह से करेगी। बात समझ में आ रही है? तो इनर्शिया की वजह से बॉडी क्या करती है? रेजिस्ट करती है किसी भी चेंज को, वो अपने अंदर चेंज लाना नहीं चाहती। सो यहाँ पे इनर्शिया ऑफ मोशन, एंड द लास्ट वन इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये जो थ्योरेटिकल पार्ट है, ये इस थ्योरेटिकल पार्ट में ध्यान रखना, आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ समझना है। जैसे मान लीजिए आपने साइड में ये टेबल बना ली कि सर ने बताया था इसके बारे में सोचना है, एंड देन थिंक अबाउट दिस। अब हम इनके बारे में कुछ भी नहीं लिखेंगे, ये अलग से लिखा हुआ है, रेस्ट, मोशन, डायरेक्शन, सिर्फ इनके क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल्स, ताकि आप बाद में प्रोसेस कर सको। बताइए, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सबसे पहला एग्जाम्पल जो आप छोटी क्लास में पढ़ के आए हो वहीं से लेते हैं। जैसे आपने बस वाला एग्जाम्पल पढ़ा होगा, बस एकदम से चल पड़ती है तो आप कहाँ गिरते हैं? अच्छा, आगे गिरती है। बस जब चलती है पीछे पीछे गिरते हैं ना। जब आप किसी व्हीकल में खड़े हैं जो रेस्ट पे है, वो एकदम से चला तो आप एकदम से पीछे गिरते हैं। और कोई बॉडी अगर मूविंग है, बस में आप खड़े हैं, बस एकदम से ब्रेक लगा देती है तो आप आगे गिरते हैं। ये एग्जाम्पल आपने सुने हैं ना। अब इनको सोचो, जब बस रेस्ट पे थी और आप उसमें खड़े थे तो आप भी रेस्ट में ही हो। आप बस में खड़े हो और बस मूविंग है तो आप किस में हो? मोशन में हो। बात समझ में आ गई? तो जब मैं बस में खड़ा हूं और बस रेस्ट पे है तो मैं भी रेस्ट पे हूं। जब बस चली तो क्या उस बस ने मेरी रेस्ट वाली पोजीशन को चेंज करना चाहा? तो क्या मैं चाहता हूं ऐसा होगा? मैं नहीं चाहता मेरी बॉडी रेस्ट से हटे, मतलब रेस्ट वाली पोजीशन में ही रहना चाहती है वो। तो मैं क्या करूंगा? रेजिस्ट करूंगा, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके मैं रेजिस्ट कर रहा हूं। सो दिस प्रॉपर्टी इज इनर्शिया। बात समझ रहे हैं? तो ये इनर्शिया क्या कर रही है? उसको गिरने से बचा रही है। वो चाहता है कि मैं रेस्ट में रहूं, लेकिन वो रह नहीं रहा। उसने कोशिश की लेकिन वो गिर जाता है। तो किसकी वजह से? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में रहने की कोशिश कर रहा था, इसलिए गिर गया, है ना। अब इनर्शिया ऑफ मोशन में क्या होगा? बस अगर ब्रेक लगा रही है तो आप एकदम से आगे गिर रहे हैं। बस अगर चल रही थी, आप किस में थे? मोशन में। बस ने ब्रेक लगाए, बस आपको कहां लाना चाहती है? रेस्ट पे। क्या आप आना चाहोगे? क्योंकि वहां पे आप क्या थे? स्टेबल थे। बस आपको स्टेबिलिटी वाली पोजीशन से हटाना चाह रही है, तो आप क्या करोगे? कोशिश करोगे कि मैं ना गिरूं, मैं ना चलूं। तो आप ऐसे ऐसे करके गिर ही जाते हो, बिकॉज आप कोशिश कर रहे हो क्या करने की? रेस्ट में मोशन में रहने की। ऐसे ऐसे करके मोशन में रहने की कोशिश कर रहे हो, बस आपको ब्रेक लगा के रेस्ट में लाना चाह रही। बात समझ में आई? तीसरा एग्जाम्पल, बिल्कुल कॉमन एग्जाम्पल, 9th क्लास से। गाड़ी में आप बाहर की साइड गिरते हैं। अगर कोई भी गाड़ी किसी सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही है तो आप जब यहां से जाते हैं तो आपकी डायरेक्शन ये नहीं है, आपकी डायरेक्शन ये है। तो आप इसी डायरेक्शन में रहना चाहोगे कि नहीं रहना चाहोगे? और इसी की वजह से आप बाहर की तरफ गिरते हो। कॉमन चीज है ना बहुत।
तो इनके और एग्जांपल यहाँ आ जाइए, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कुछ और एग्जांपल बताइए। जैसे आप सुबह घर में देखते हैं, जब हम सफाई करते हैं किसी भी चीज को ऐसे शेक करते हैं, लाइक दैट। कपड़े कपड़े सुखाने के लिए अब जैसे आप इस तरीके से मोशन में लाते हैं। अब देखिए आपके पानी में जो वाटर ड्रॉप, मतलब पानी की जो वाटर ड्रॉपलेट्स कपड़े के अंदर हैं, वो रेस्ट पे हैं। आपने जैसे ही कपड़े को ऐसे शेक किया, आपने उनको किस में लाना चाहा, इसलिए वो बाहर निकल आई। रेस्ट में रहने की कोशिश में वो बाहर निकल आई। कारपेट में, कारपेट को, ये सारी चीजें आपकी किताबों में लिखी हैं, ये वो एग्जांपल्स हैं। अभी पंखे का भी एग्जांपल लेंगे हम, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल, इसको बाद में देखेंगे। कारपेट को डंडे से मारो, धूल निकलती है, जो डस्ट पार्टिकल थे वो रेस्ट में थे। आपने डंडा मार के उनको क्या किया, मोशन में लाना चाहा, क्या वो चाहेंगे आए? नहीं आएंगे। वो इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं रेस्ट में रहें, रेस्ट में रहें, और ऐसा करते 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 वो बाहर आ गए। बात समझ में आ रही है? अब फैन का एग्जांपल लीजिए। अब ये फैन किस में है अभी? मोशन में। अगर आप इसका स्विच ऑफ कर देंगे तो क्या आप इसको कहां लाना चाहते हो? अगर आपकी इतनी चल रही होती तो बटन ऑफ करते ही रुक जाता है ये। समझ रहे हैं? मशीनरी को मत सोचो इसके बारे में। आप सोचो ये मोशन में है, ये मोशन में रहना चाहता है, आपने बटन बंद किया। अगर बटन बंद करते ही रेस्ट पे आता तो एक अलग चीज थी। क्या ये एकदम से रेस्ट में आया? नहीं आया, धीरे 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 रेस्ट में आया। क्यों? इसने बड़ी कोशिश की, यार मैं मोशन में रहूं 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 रहूं, लेकिन इसकी नहीं चली, आगे रेस्ट पे। ऐसे ही जब ये बंद होता है, आप इसको चलाते हैं, व्हाट हैपेंस? ये रेस्ट में होता है, ये रेस्ट में रहना चाहता है, आप इसको बटन ऑन करके मोशन में लाना चाहते हो, ये नहीं चाहता, और ये धीरे 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 स्पीड पकड़ता है कि यार चलो अब तो मान ही नहीं रहा है, अब तो मूव ही कर जा। एक लेमन लैंग्वेज में चीजें समझा रहा हूं मैं आपको। अपनी तरफ से एग्जांपल लिखो यहाँ, 1 2 3 जो भी मैंने बताए हैं अपनी लैंग्वेज में लिखो, मेरी लैंग्वेज में नहीं। डायरेक्शन में सर्कुलर ट्रैक वाला लिख लो। और कोई एग्जांपल दे सकते हो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का? को भी दे। ये वाला देखा ना आपने एग्जांपल, आप नीचे से हटा लेते हो इसको एकदम से, ये कहाँ है? आप इसको यहाँ समझिए, ऐसे, ये ये जैसे यहाँ है, ये आप ये अभी रेस्ट में है, आप एकदम से हटाओगे तो यही गिरेगा। ये गिर गया क्योंकि रेस्ट में रहना चाहता था, कोशिश कर रहा था। समझ गए? तो ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट में ही आता है, ये रेस्ट में था, रेस्ट में रहना चाह रहा है। इसमें और क्या एग्जांपल दे सकते हो? कभी आपने देखा है, अगर आपको चाकू की धार तेज करनी है तो आप किसी घूमते हुए पहिए पे उसको तेज करते हो, देखा है? और उसकी जो चिंगारी आती है वो कैसे आती है? टेंजेंशियली आती है। आपकी गाड़ी, आपका पहिया अगर मड में फंस जाए और आप स्पीड देंगे तो वो मड को कैसे फेंकेगा? टेंजेंशियली फेंकेगा। मतलब अगर पहिया ऐसा है तो मड ऐसे आएगा। जैसे आप देखते हो आजकल की साइकिल बिना कैरियर की आती है ना? पीछे कवरेज नहीं होती टायर के, तो बारिश के मौसम में जब साइकिल पे आएंगे तो तुम्हारे सारे बैग के ऊपर कीचड़ हो जाता है। तो क्यों? क्योंकि वो टेंजेंशियली आता है, टेंजेंशियली मड आता है। बात समझ में आ गई? तो ये मड वाला एग्जाम्पल, नाइफ वाला एग्जाम्पल, इसमें कितने मर्जी लिख सकते हो। आइडिया क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आपसे कोई पूछेगा नहीं, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अभी इसके अंदर बहुत सारी चीजें इन चैप्टर के अंदर। हाँ जी। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का मतलब है वो डायरेक्शन मेंटेन करेगा। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब है वो रेस्ट को मेंटेन करना चाहेगा। इनर्शिया ऑफ मोशन का मतलब है मोशन को मेंटेन करना चाहेगा। आ गया समझ? यस। ये मैंने खुद से लिखने के लिए बोला है, 1 2 3, कम से कम 3 3 एग्जाम्पल इनके लिखने हैं। नहीं लिखे जा रहे, स्पेस छोड़ दो, घर जाके लिखना। अभी जो समझाया वही लिख लो। मूविंग बस, बस रुकी हुई है, वो वाला एग्जाम्पल। कॉपी रख दी तेरी मैंने, तू कॉपी कहाँ तेरी? ये कॉपी है, लिख लिया फेयर में तूने घर जाके। हाँ जी, आवाज नहीं, लिखिए।
न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन लिखिए। लिखिए, एवरी बॉडी, एवरी ऑब्जेक्ट continues its state of rest, or motion, its state of rest or motion until or unless external force is applied. External force is applied. क्लियर है? अब एक बार इस लाइन से किस किस ने छोटी क्लास में सुना है कि फोर्स पुश या पुल होता है? सब नहीं सुना है ना? ये डेफिनेशन कहां से आई? यहां से आई। न्यूटन फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन जो है वही फोर्स की डेफिनेशन देती है। सोचो, ये जो मैंने लाइन लिखी है इसमें क्या लिखा है? इसने कहा है कि कोई बॉडी अपनी स्टेट, रेस्ट वाली स्टेट और मोशन वाली स्टेट को चेंज नहीं कर सकती जब तक क्या ना लगे, बाहर से फोर्स लगे। इसका मतलब फोर्स के अंदर कैपेसिटी है कि नहीं क्या चेंज करने की? स्टेट को चेंज करने की। देखिए, फोर्स इज ए पुश और पुल। डेफिनेशन ऑफ फोर्स लिखो। डेफिनेशन ऑफ फोर्स, डेफिनेशन ऑफ फोर्स, डेफिनेशन ऑफ फोर्स। फोर्स इज पुश और पुल, push or pull tends to change, which tends to change, tends, T-E-N-D-S, tends to means tends to change the state of rest or motion, है ना? रेस्ट में है तो मोशन में ला देगी, मोशन में है तो रेस्ट में ला देगी। हेडिंग डालिए, इफेक्ट ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, इफेक्ट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। अब आपको रिजल्टेंट का मीनिंग पता है ना? वेक्टर में पढ़ा चुका हूं। रिजल्टेंट मतलब इज अ सम ऑफ मैनी फोर्सेस, है ना? इफेक्ट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स लिखिए। इफेक्ट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स मैंने क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बताया था, पहला पार्ट यानी कि पहला लेक्चर ऑफ एवरी चैप्टर थोड़ा थोड़ा थ्योरेटिकल होता है। पहला लेक्चर अगर नहीं होगा, नहीं आएगा समझ में। कुछ थियरी आपको चीजें पढ़नी पड़ेंगी, जैसे अभी पढ़ा रहा हूं। अभी देखना, इसके बाद है ना, आप थियरी देखने के लिए तरस जाओगे। इस चैप्टर में थियरी देखने के लिए तरस जाओगे। मीनिंग व्हाट? आप इतने टाइप के न्यूमेरिकल देखेंगे, कभी बॉक्सेस आ रहे हैं, कभी उनपे पुश आ रहा है, कभी पुल आ रहा है, कभी पुली सिस्टम आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, राइट? उसके अंदर टाइप्स आने लग जाती हैं। फिर हार्डली 3 से 4 टॉपिक पहले वाले थियोरेटिकल है, उसके बाद चीजें नॉर्मल हो जाती। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ अभी मैंने पढ़ाया, उसमें फोर्स आई, फोर्स के इफेक्ट लिखिए। पहला इफेक्ट लिखो, कॉपी कहां भाई? इफेक्ट ऑफ फोर्स पहला लिखो। इट में चेंज, आप बताओ फोर्स क्या चेंज कर सकती है? बॉडी की शेप, साइज, स्पीड, ये चीजें चेंज कर सकती है। पहले लिखिए, इट में चेंज द स्पीड ऑफ बॉडी, इट में चेंज द स्पीड ऑफ बॉडी, इट में चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। फोर्स क्या कर सकती है? चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इट में चेंज बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन। थर्ड पॉइंट में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इट में चेंज बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन साइमल्टेनियसली। स्पीड भी चेंज कर देगी और उसी वक्त में डायरेक्शन भी चेंज कर देगी। थर्ड पॉइंट में लिखना, इट में चेंज, पहले में स्पीड चेंज हुई है, दूसरे में डायरेक्शन चेंज हुई है, तीसरे में दोनों चेंज हुई है, स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द मोशन। लास्ट लिखिए, इट में चेंज द साइज, शेप ऑफ द बॉडी, शेप ऑफ द बॉडी। यस। अब आ जाइए यूनिट पे। फोर्स की यूनिट क्या होती है भाई? न्यूटन। और क्या होती है? वाओ, बहुत बढ़िया। और डाइन, और है टॉर्क। किससे पढ़ के आया मेरे को बताया? हाँ, सुना है।
कहाँ सुना है, मैं वही पूछ रहा हूँ। और भाई केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज व्हाट? हाँ जी, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है एक, और एक होती है सीजियस यूनिट डाइन। लेकिन उसके अलावा लिखो यूनिट ऑफ फोर्स। यूनिट ऑफ फोर्स पहले कौन सी आती है? एसआई यूनिट। कौन होती है? न्यूटन। किससे दिखाते हैं? एन से। सीजीएस यूनिट क्या होती है? डाइन। एक न्यूटन में कितनी डाइन होती है? 10⁵ डाइन, है ना? तो किसी की तारीफ करनी है उसको न्यूटन बोल सकते हो, उसको फिर बताओ कि तू 10⁵ डाइन के बराबर, है ना? बोल सकते हैं ना? एक न्यूटन 10⁵ डाइन, ये रिलेशन होता है। अब सुनिए बेटा, यहाँ पे ना दो ऐसी यूनिट आती हैं, आप बताइए। केजीएफ किलोग्राम वेट, ग्राम वेट, सुनिए कभी? बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होती है। ऐसा लिखे लिखता है केजी वेट, ऐसा लिखता है केजीएफ, कई बार लिखता है ग्राम वेट और जीएफ, है ना? ग्राम फोर्स ये क्या है? किलोग्राम फोर्स, ग्राम फोर्स, क्या रिलेशन होता है सुनिए पहले, रिलेशन बताओ। हाँ, 1 किलोग्राम जो वेट है बेटा, ये 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। ये लिखो, 1 किलोग्राम वेट 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। अभी तक जितनी फिजिक्स पढ़ाई है, ये वाली फिजिक्स का कोई मीनिंग नहीं है, ये फैक्चुअल डाटा है, कहीं किताबों से पढ़ सकते हो आप, कम ज्यादा कहीं भी। जो चीजें पहले समझाई थी उनको समझना है। 1 ग्राम वेट में होती है 980 डाइन। जो ये 1 ग्राम वेट है ना, इसमें होता है 980 डाइन। ये रिलेशन लिखना भाई, बस। सही है? टॉर्क फोर्स का इफेक्ट होता है जो चीजों को घुमाता है। कैसे एक बात हुई? टॉर्क इज ए इफेक्ट, नहीं। उसके बाद हेडिंग डालिएगा भाई, पहला लो खत्म हो गया। इसके अंदर इतना ही सीखना है, ज्यादा नहीं सीखना है। अभी सेकंड लॉ पढ़ने के लिए क्या चाहिए तुम्हारे को? मोमेंटम। क्या चाहिए? तो हेडिंग डालो मोमेंटम। कौन बताएगा मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, ये तो मैथमेटिकल फॉर्मूला हो गया। लेकिन मोमेंटम सुना है पहले? क्या होता है? पी इक्वल्स टू एम वी, ऐसा सुना है। बट इसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है, ध्यान से सुनिए। अगर मान लीजिए मैं इसको यहां से रोल कर दूं, और ये रोल करके यहां आके रुक गया, राइट? या फिर मैं यहाँ नीचे रोल कर दूं, मान लीजिए वहां जाके रुक गया। बताइए, क्या ये बॉडी यहां से शुरू हुई और वहां रुक गई जाके? इसका मतलब ये इतना ही मोशन कर सकती है, इससे ज्यादा नहीं कर सकती। इसका मतलब द अमाउंट ऑफ मोशन contained in a body is known as a momentum. The amount of motion contained in a body is known as, लो जी, पहले मोमेंटम के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। किससे दिखाते हैं? पी से। कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। बोलो, द अमाउंट ऑफ मोशन डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ मोशन contained in a body, contained in a body is known as momentum. इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? मास इनटू, आप ना इसको ऐसे ही लिखना, मास इनटू वेलोसिटी। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको याद तो ऐसे करते हैं, P इक्वल्स टू एम वी, और कहीं पे टीचर ऐसा लिख देता है ना, M इंटू यू। क्यों कहते हैं सर ये क्या? तो इसलिए नहीं बोलते हैं, मेरे सामने ऐसे केसेस आए हैं, मैं इसलिए बता रहा हूं। बेटा V होनी चाहिए, V कोई भी हो, इनिशियल हो या फाइनल, ठीक है? तो ये मास इंटू वेलोसिटी लिखिए, डजेंट मैटर कौन सी है, P इक्वल्स टू एम वी। अच्छा, इस फॉर्मूले में कौन कौन वेक्टर दिख रहा है? P और V, एम वी वेक्टर्स, है ना? वेक्टर के बराबर कौन हो सकता है? यूनिट एंड डायमेंशन वाले चैप्टर से सिर्फ यही चीजें सीखने को मिलती हैं।
जो जैसा है उसके बराबर में वैसा ही होगा, जो जैसा है उसमें वैसा ही ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। वेक्टर में वेक्टर जुड़ता है, वेक्टर में स्केलर नहीं जुड़ता। वेक्टर के बराबर में वेक्टर ही आ सकता है। पी वेक्टर इक्वल्स टू 5 गलत है। पी वेक्टर इक्वल्स टू 5 वेक्टर ठीक है। बात समझ में आ गई? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 डालो, लिख लो जी। यूनिट क्या बनेगी भाई? केजी मीटर। वेलोसिटी की क्या होती है? इसकी क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सो दैट्स द यूनिट। क्लियर? पहला क्वेश्चन लिखिए। हो गया? हाँ हो सकता है। एफ इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी। टी उधर चला गया, न्यूटन सेकेंड बन गया। न्यूटन सेकेंड भी अभी आएंगे उस, मेरे को स्टेप वाइज चलना पड़ रहा है भाई। लिखो भाई क्वेश्चन नंबर 1। समझ में आ रहा है आपको? क्वेश्चन नंबर 1 यही चल रहा है, अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखो। ए ब्लॉक हैविंग मास 5 kg, a block having mass 5 kg, a block having mass 5 kg with velocity v vector equals to I cap plus 2j cap plus k cap, I cap plus 2j cap। पड़ोसियों का मुंह देखेगा ना तो ऐसे ही हैंग होएगा। 3 बार बोल लिया मैंने, v वेक्टर इक्वल्स टू I cap प्लस 2j cap, 2j cap प्लस k cap। फाइंड मोमेंटम ऑफ द ब्लॉक, निकालो। फाइंड मोमेंटम ऑफ द ब्लॉक। मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वो बार बार नहीं बोलेगा आपको कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड निकालना है, इसका मतलब दोनों निकालने हैं। सही है? वी वेक्टर कितना है? आई कैप 2j कैप प्लस k कैप। मास कितना है? 5 kg। क्या स्केलर कैन बी मल्टीप्लाइड विद वेक्टर? यस सर। P क्या आएगा? mv वेक्टर। बोलो m कितना? 5। क्या 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा सबके साथ? बोलो पहला क्या? 5 आएगा। अगला कौन? 10 j कैप। अगला कौन? प्लस 5 k कैप। क्या ये तो P वेक्टर आ गया? क्या वो आपसे P भी पूछ रहा है? वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। आगे निकालना ये होता है। उतार। कितना बन गया? 100 150 बन गया। रूट 150 बन। यूनिट लगाना ना भूले भाई। रूट 150 केजी मीटर पर सेकंड। ये वाला ये आ गया समझ में? इसका मैग्नीट्यूड इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। हाँ इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया ये। निकाल लोगे? आया समझ में? ये करें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 2। टू आइडेंटिकल बॉल्स ए एंड बी। सिर्फ मोमेंटम के सवाल करा रहा हूं क्योंकि मेरे को न्यूटन का सेकंड लॉ समझाना है। टू आइडेंटिकल बॉल्स ए एंड बी, ब्रैकेट में लिखिए ऑफ सेम मास, ऑफ सेम मास, मूविंग विद वेलोसिटी, मूविंग विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, मूविंग विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड एंड 10 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। 5 मीटर पर सेकेंड एंड 10 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। ए चल रहा है 5 से, बी चल रहा है 10 से। फाइंड द रेशियो ऑफ मोमेंटम्स, फाइंड द रेशियो ऑफ मोमेंटम्स। अभी देखो सुनिए इधर एक बार भाई, 11th क्लास P इक्वल्स टू mv है। मैंने अभी तक की जो फिजिक्स पढ़ाई तुम्हारे को, मैंने बहुत बार बताया, जब भी कंपैरिजन के सवाल आ जाए या रेशो आ जाए, कंपैरिजन वर्ड आया
तो रेशो निकालनी है, रेशो है तो अपने आप ही कंपैरिजन है। तो ऐसे सवालों में फॉर्मूले को मॉडिफाई कैसे करते हैं, जो कांस्टेंट चीज होती है उसको हटा देते हैं। कौन कांस्टेंट है इसमें, सेम मास बोला, इसको हटा दो, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो जो रेशो किसकी होगी, V की होगी, वही रेशो किसकी होगी, तो V क्या क्या दिया है 5, और तो 5/10 कितना आ गया 1/2। तो P की भी क्या होगी P1/P2 इक्वल्स टू 1/2। क्लियर। नेक्स्ट सवाल करिए, लिख लो इसको, ये वाला क्या बताऊं इसमें, P का फॉर्मूला MV, P का फॉर्मूला MV। हाँ बस मास सेम है, P1 इक्वल्स टू MV1, P2 इक्वल्स टू MV2, डिवाइड कर, कट गए, P1/P2 क्या आ गया V1/V2 आ गया। थर्ड क्वेश्चन करो, two balls A and B are moving with, two balls A and B are moving with 1 meter per second and 2 meter per second. Moving with 1 meter per second and 2 meter per second. Find out ratio of momentum of A and B. Find out 1 meter per second and 2 meter per second. Find out the ratio of momentum of A and B if masses are 2 kg and 4 kg. सिंपल सवाल, 2 kg and 4 kg, बस। ठीक है, मुझे थोड़ा सा बेस बनाना था और कुछ नहीं। मोमेंटम समझ में आ गया, दोबारा बोलूं, मास है 2 किलो 4 किलो, स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड और 2 मीटर पर सेकेंड। कर दो MV वाले फॉर्मूले से, कितना आया निकालना भाई, बेटा क्यों है, P का फॉर्मूला नहीं समझ में आ रहा, P इक्वल्स टू MV। हाँ, एक बार पहले वाली बॉडी के लिए लगा, P1 लिख, P1 इक्वल्स टू मास कितना है 2 गुना में 1 है स्पीड, हाँ। P2 कितना है बेटे, 2 किलो नहीं है 4 किलो है, और वेलोसिटी कितनी है उसकी बेटे, दूसरे की कितनी दिख रही है यहाँ पे, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्या होता है, फोर्स इज आगे, डूब के मर जा, न्यूटन का सेकंड लॉ नहीं आता, 12वीं में हो गया। फोर्स इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसलिए मोमेंटम सिखाया है 2-3 सवालों से। सिंपल, रेट क्या बताता है, टाइम, क्या बताता है टाइम, किसके नीचे लगेगा, मोमेंटम के नीचे, P के नीचे। तो क्या लिखेंगे, किस रेट से मोमेंटम चेंज हो रहा है वो कौन बताए, क्या बताएगा वो, फोर्स बताएगा। तो कैसे डिफाइन होता है, F इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज मोमेंटम P/T, नहीं, यहां पे लिखना है dP/, क्यों, क्योंकि क्या आ रहा है यहाँ पे, चेंज को किससे दिखाते हैं, क्या इसको डेल्टा P/Δt भी दिखा सकते हैं, यस। D का मतलब स्मॉल चेंज, डेल्टा का मतलब बड़ा चेंज। तो चेंज बाय टाइम मतलब डेल्टा P चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन टाइम, ये छोटा ये बड़ा। तो यहाँ ये F इक्वल्स टू dP/dt, P का फॉर्मूला बोलो MV। तो क्या यहां से 2 चीजें निकलेंगी, डिफरेंशिएशन सिखा चुका हूं ना, भरो P का फॉर्मूला इसमें, F इक्वल्स टू D/dt, P का फॉर्मूला बोलो MV, यहां भी भर दूं,
एफ इक्वल्स टू डी बाई डी टी एम वी। क्या मैं ये मान लू यहां पे m कांस्टेंट है, क्या है, और यहां पे m कांस्टेंट नहीं है, तो दो केस बन रहे हैं, एक बार मास कांस्टेंट का, एक बार मास कांस्टेंट नहीं है। जब मास कांस्टेंट होगा तो डिफरेंशिएशन से कहां आएगा, बाहर आ जाएगा। बोलो क्या m बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, क्या होता है dv बाई डी टी, 11th क्लास, एक्सेलरेशन, तो मास इनटू, तो F इक्वल्स टू एम ए। दिखा, दुनिया की कोई भी फोर्स किसके बराबर, यहां से आती है। अभी जो न्यूमेरिकल जैसे मैंने इसको समझाने के लिए कराए, अभी हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे, F इक्वल्स टू डीपी बाई डी टी के, और यहां से पहला फॉर्मूला क्या निकल रहा है ये। पर क्या ये असली फॉर्मूला होता है, नहीं, ये तो तब होता है जब मास क्या हो, अगर मास वेरिएबल आ जाए। मास वेरिएबल कहां होता है, मास वेरिएबल कहां होता है, रॉकेट प्रोपल्शन। रॉकेट जब प्रोपेल होती है ग्राउंड से, तब उसका जो मास होता है, और जब वो ऑर्बिट में जाके फिक्स हो जाती है, तब जो मास होता है, या फिर वो जैसे जैसे हाइट गेन करती है उसका मास, उसमें से गैसेस नहीं निकलती, तो गैसेस का मास रिड्यूस हो जाएगा, तो मास चेंज हो रहा है। तो रॉकेट जब प्रोपेल होती है ग्राउंड से, तो उसका मास क्या हो जाता है, चेंज होता है, कम हो जाता है, तो वहां पे मास कांस्टेंट नहीं है। तो मास कांस्टेंट होगा तभी F इक्वल्स टू एम ए लगाना है, नहीं तो नहीं लगाना है। बात समझ में आ गई, क्लियर है यहां तक। यहां बोलो क्या मास चेंज हो रहा है, हो रहा है, v चेंज हो रहा है, हो रहा है। बोलो क्या बनेगा यहाँ पे, F इक्वल्स टू, एक बार इसका फिर इसका, एक बार m बाहर आ गया dv बाई डी टी, एक बार v बाहर आ गया dm बाई डी टी। किसको नहीं आया समझ, क्लियर है यहां तक, ओके सर। m dv बाई डी टी प्लस v dm बाई डी टी, एक बार इसको बाहर ले लिया, इसका कर दिया, एक बार इसको बाहर ले लिया, इसका कर दिया। सही है ना यहां तक, ये होता है असली फॉर्म। बोलो अगर v कांस्टेंट हो जाए, v कांस्टेंट हो जाए तो ये जीरो हो गया, तो v dm बाई डी टी बच गया। अगर मास कांस्टेंट हो गया था तो क्या dm बाई डी टी जीरो हो गया था, इसलिए मास को बाहर लिया था। सही है ना, तो न्यूटन का सेकंड लॉ लगाते हुए ये जरूर देखना है कि मास चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मास कांस्टेंट है कि वेरिएबल है। अभी इधर क्या इस वाले फॉर्मूले से मोमेंटम की यूनिट बता सकते हो दोबारा, देखो अगर मोमेंटम उधर रह जाए तो फोर्स इनटू टाइम चला गया ना, ये यहीं से सारी चीजें निकलती हैं। क्या टॉपिक निकलेगा यहां से बताओ, इम्पल्स। क्या होती है इम्पल्स, यस, प्रैक्टिकली बात, ये ये इम्पल्स है। और अगर मैं यूं लगाऊंगा, देर के लिए लगाऊंगा, काफी देर के लिए फोर्स लगाऊंगा, वो फोर्स बहुत छोटे से, जैसे कराटे मैन लगाता है किसी चीज को तोड़ने के लिए, वो एकदम से तोड़ता है, उठा लेता है। इसका मतलब देसी भाषा में बोले तो झटका, ए जर्क is known as impulse, and that impulse is a force which is being exerted for a very short time, छोटे समय के लिए लगने वाले। पूरा टॉपिक आएगा, डोंट वरी, वैसे बता रहा हूं। तो वहां पे भी क्या चेंज हो रहा है, टाइम के साथ सारी चीजें चेंज हो रही हैं। यहां बताओ यूनिट क्या बनेगी, न्यूटन इंटू, तो एक पी की यूनिट बन गई, याद रखना। तो न्यूटन सेकंड क्या होती है, मोमेंटम ही होता है। क्लियर है बात, जहां मोमेंटम है वहीं लिख लो इसको ना, डीपी बाई डी टी से। क्लियर हो गया, पहला लिखिए, पहला सवाल,
लिखो एफ वेक्टर इक्वल्स टू एफ वेक्टर दे रखा है आई कैप प्लस रूट थ्री जे कैप न्यूटन, आई कैप प्लस रूट थ्री जे कैप न्यूटन applied on 2 kg, applied on 2 kg. Find out the acceleration of the body. Find A. बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? एम ए, हाँ लगाओ, एफ इक्वल्स टू एम ए, कितना आया? तो ए यहां से निकालना है तो क्या एफ बाय एम आएगा ना, एफ कितना है आई कैप प्लस रूट थ्री बाय टू, तो 1/2 आई कैप प्लस रूट थ्री बाय टू जे कैप। अगर मेरे को ए निकालना है यानी कि ए मैग्नीट्यूड कैसे आएगा? हाँ जी, कितना 1 आ रहा है, तो 1/2 का स्क्वायर कितना बन गया 1 बाय, ये कितना बन गया 3/4, तो आंसर कितना आ गया? पीछे क्या लगेगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट्स आंसर। समझ गए? सवाल नंबर 2, टू परपेंडिकुलर फोर्सेस, ओके सर लिख लो सर, इतना कष्ट। लो जी, एक बॉडी है जिसका मास 1 kg है, उसके ऊपर दो फोर्स लग रही हैं परपेंडिकुलरली, एक 3 न्यूटन वाली, एक 4 न्यूटन वाली। बताइए, ये बताना है। 5 कैसे आया? तो आपको एक बात समझ में आ रही है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये क्या समझा रहा है? जैसे तुम कह रहे हो ना ए इक्वल्स टू एफ बाई एम, इसमें एफ नेट होती है। हाँ लिख लो ये चीज। अब इस क्वेश्चन से यही सीखने को मिला है कि ए इक्वल्स टू एफ बाई एम में एफ कौन से वाली होती है? टोटल वाली। इन दोनों का टोटल कितना आएगा बीच में? कितना आएगा? 5। कैसे आया? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 5 आ गया। आ रहा समझ? तो नेट फोर्स कितनी लग रही है? तो ए इक्वल्स टू फोर्स कितनी? 5, मास कितना? 1, आंसर कितना आया? 5 मीटर पर सेकेंड। 3 फोर्सेस हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, 3 फोर्सेस से F1 वेक्टर दे रखा है 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 5 के कैप। F2 वेक्टर दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 5 के कैप। F3 वेक्टर दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। ये 3 फोर्स हैं भाई, ठीक है, applied on 1 kg mass, ठीक। Find out acceleration of the object, find out acceleration of object, जल्दी करो। किस किस के दिमाग में यह आया कि सर एंगल नहीं दिया, कितने एंगल पे लग रही है? आया होगा ना। अगर नहीं मेंशन कर रहा है तो सीधी लगा दो, मतलब सारों को जोड़ दो, टोटल फोर्स जोड़ दो, F1 प्लस F2 प्लस F3, आई कैप में आई कैप वाला, जे कैप में जे कैप वाला, के कैप में के कैप वाला, जोड़ो कितना आ गया? एफ नेट 1 2 3, इधर देखो लास्ट
हाँ भाई, इधर देखो, 2i कैप प्लस आई कैप प्लस आई कैप, 4i कैप, 3j कैप प्लस 12, ये है मेरी एफ नेट, है ना। मेरे को क्या चाहिए, अप्लाइड ऑन 1 kg, तो ए चाहिए, ए के लिए एफ बाई एम चाहिए, एम कितना है 1, तो ऊपर यही बचा ना सिर्फ, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, सही है। ये तो 25 बन गया, कितना बन गया, 25 बन गया ना ये, 144, कितना बन गया ये, 160, क्या होता है 13 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ रही है क्या, किसके बाद एक्सेलरेशन है ये, अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन, क्या होगा तुम्हारा यार, डॉक्टर बनेगा, तो ये होता है ना डॉक्टर, किसी कोई भी पेशेंट आए, हर एक को वही सेम गोली, लाल पीला का है। हम्म। रंगीन गोलियां देखी हैं कभी ऐसे, वही सेम सबको वही मिलती हैं, बहुत है। क्या कराया अभी तक, अभी और भी कराएंगे, इसके क्वेश्चन अभी शुरू हुए हैं, धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा, 1 2 3। मैं वेक्टर वाली फोर्सेस क्यों उठा रहा हूं, ताकि वेक्टर रिवाइज हो जाए, भाई वेक्टर ध्यान से पढ़ लेना, अब वेक्टर सबसे ज्यादा यूज होगा इनमें, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, नेट फोर्स निकालने में, सारी चीजें क्लियर, जाइए।